आइए आज देखते हैं बिहार बोर्ड के करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें जो 2022 में और 2020 में पूछा गया। दोनों में कुछ तो कॉमन होगा जो एक साथ रखे हैं। क्या कह रहा है? एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होने के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा ड्यू टू किसके? करंट। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश कीजिए, बताइए, फाइंड कीजिए। सेम कहानी इसके अंदर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। इतना दोनों का सेम है। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें भी पूछा गया इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारे पास दोनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है? यहां से यहां तक इसका और यहां से लेके यहां तक दोनों का सेम है। इसमें सेकंड पार्ट यदि बोला जाए इलेक्ट्रिक पावर, इसमें भी पूछा इलेक्ट्रिक पावर। इसमें एक एक्स्ट्रा पूछ दिया 2022 में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। तो देखते हैं। तो इसको हमने बांट लिया कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स के अंदर। पहला एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करना है, एक्सप्रेशन। दूसरे में हमने पूछ लिया भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या है, और तीसरे में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो बारी बारी से तीनों को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखेंगे। क्या देखिए, अब कुछ भी लिखने से पहले आपको कुछ समझाना पड़ेगा सामने वाले को। ये नहीं कि अपने मन से लिखना शुरू कर दे, कुछ भी लिख दिए। कभी पढ़े होइएगा V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। इसी चीज को हमको लिखना है तो यहाँ से हम W बराबर क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। इसका मतलब क्या होता है कि इस चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस का अगेंस्ट यदि लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। सेम बात यहाँ, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स किसके अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस V। ये PD का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके यहाँ से W बराबर क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। W बराबर Q इंटू V लिखिए, V इंटू Q लिखिए। अच्छी बात है। करंट का हम लोग जानते हैं, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, Q/T। तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। I मतलब करंट, T मतलब टाइम। ओम्स लॉ के हिसाब से हम क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू I इंटू R। ये हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लिए। तो अब सबको उठा के इस V को, इस Q को उठा के इसके अंदर पुट कर दे तो हमारा क्या वर्क मिलेगा? वर्क इक्वल्स टू हम लोग क्या है जान रहे हैं? वर्क इक्वल्स टू Q इंटू V, Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है I इंटू T। तो Q की जगह पर हमने रख दिया I इंटू T, और V इक्वल्स टू I इंटू R, V इक्वल्स टू I इंटू R रख दिए। I इंटू I स्क्वायर, R और T। ये वर्क डन जो होता है, यही वर्क डन क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में होता है हमारा। तो कह सकते हैं एज्यूमिंग ऑल दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड क्या इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। और हम लोग जानते हैं वर्क और हीट का एनर्जी यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इसको जूल के साथ चिपका दिए, और इसी को क्या और कहा जाता है? जूल्स लॉ भी कहते हैं। सेम कहानी को ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ। तो इतना आप चिपका के आओगे तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मतलब आप डिटेल में लिखिए कि हम लोग क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, कौन सा डाटा क्या है, नहीं है। चलिए अब आते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर सिंपल सा होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यही हमारा पावर की कहानी चलती है। तो यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। वर्क अब क्या है? इसका रेट है। किसका? वर्क डन का कहिए, या एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ उसका रेट, मतलब वर्क अपॉन टाइम, पावर। आप 11th भी पढ़ोगे वहां भी वर्क बाई टाइम ही होता है, यहाँ भी वर्क बाई टाइम होता है। अभी जस्ट देखिए वर्क या एनर्जी के लिए क्या होता है? I स्क्वायर RT, और T से डिवाइड कर दिया, T से T साफ, बचेगा क्या? I स्क्वायर R। अब I स्क्वायर R को VI भी लिखा जा सकता है। कैसे? I इंटू R, इसको लिख सकते हैं I इंटू I स्क्वायर, और R का R, तो I इंटू R भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं I भी लिखो या इसी को VI लिखो, एक ही बात है। अब इसको और भी लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? I स्क्वायर R। अब इसको हम मान लीजिए I स्क्वायर R का स्क्वायर कर दिया, नीचे हम R ऐसे कर सकते हैं ना, ये R से R कट के वापस से सिंगल R बचेगा। तो I इंटू R होता है V, तो I स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर बाई R। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले एक याद रखना है, क्या चीज? I स्क्वायर RT। यदि हमसे पूछता पावर
तो वर्क बाय टाइम आई स्क्वायर आर टी बाई टी, और इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वी आई में, इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर में। मतलब एक तो याद रखो आई स्क्वायर आर टी, बाकी ऑटोमेटिकली आई स्क्वायर आर टी किसके लिए, वर्क डन या हीट एनर्जी के लिए। और यदि हमको पावर पूछता है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको पावर मिल जाएगा। अब चूंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, जानते हैं, ध्यान में रखना है। और 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड, क्यों, वर्क का हमारा क्या चीज होता है, जूल, और टाइम का सेकंड। वर्क हो या एनर्जी हो, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब इसके जो कॉमर्शियल यूनिट है जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली, ठीक है, जैसे हॉर्स पावर, मोटर वगैरह लेने जाते हो तो क्या करते हो, 1 HP का दीजिए या 2 HP का दीजिए, तो यही HP जो होता है इसका कॉमर्शियल यूनिट है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि 1 HP बराबर कितना, तो याद रखेंगे 746 वाट हॉर्स, और HP का पूरा नाम क्या होता है, हॉर्स पावर। अब जैसे सर्किट के ही छोटा सा फिगर बना दोगे तो भी काम चलेगा। ये हमारा डिवाइस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये करंट आ रहा है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। अब कितना एनर्जी वो यूज करेगा, कितना पावर यूज करेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये सब कहानी। अब ये कहोगे छोटू सा आर क्या है, तो ये बैटरी जो होती है हमारे सेल, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाता है, और ये जो ई है ये ईएमएफ को बताता है। तो एक छोटा सा फिगर बनाते तो आपका कॉपी खूबसूरत भी दिखेगी और मजेदार भी लगेगा। सामने वाले को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये आई क्या है, आर क्या है, टी क्या है, उसको सब कुछ फिगर में दिख रहा है, एकदम मस्त बिंदास जिंदा रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए भैया, सब कुछ आपने दे डाला है। चलिए इसको साफ करते, इतना आप प्यार से लिखोगे मजा आएगा। यदि इसका यूनिट पूछा जाए तो यूनिट कैसे लिख सकते हैं, वर्क का यूनिट होता है mL2t-2 और टाइम का t, तो यहां से हम लिखना चाहते तो क्या लिखते, mL2t-3, तो ये इसका क्या हो जाता, पावर का यूनिट हो जाता, तो लिख सकते हैं यदि लिखना चाहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी का मतलब क्या है, यदि किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, ऐसे ही अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क क्या कहलाता है, उसका एनर्जी कहलाता है। तो कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ईएमएफ का सोर्स क्या है, बैटरी होता है ईएमएफ का सोर्स, और दैट इज सेड टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी W अभी जस्ट पीछे निकाले थे, आई स्क्वायर आर, या उसको हीट एनर्जी बोलिए, वर्क बोलिए, या एनर्जी बोलिए, आई स्क्वायर आर। इसको क्या लिखा जा सकता है, अब इसको I इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी। अब यदि इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, I इंटू आर इंटू आई, सॉरी हाँ I इंटू टी, तो ये I इंटू आर क्या बन गया, V, ये I का I और T का T, तो V I T भी लिख सकते हैं। अब इसी को और लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या चाहिए, जिस आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाई आर, इसको इतना लिखा जा सकता है क्योंकि आर से आर कट जाएगा, वापस से आई स्क्वायर आर टी। अब ये आई इंटू आर भी होता है, दोनों का स्क्वायर, तो मतलब लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी बाई आर। तो तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ समझना है। एक फॉर्मूला याद कीजिए, 10 याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं खूब सारे कस के, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी, हीट एनर्जी बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलिए, इलेक्ट्रिकल वर्क बोलिए, सारे क्या है हमारे स्केलर क्वांटिटी है। और 1 जूल बराबर हम लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है भैया, VAS। VAS क्या होता है, चलिए देख लीजिए VAS क्या होता है। ये A होता है कैपिटल A, ठीक है, V मतलब वोल्ट, A मतलब एम्पियर और S मतलब सेकंड। इसको साफ साफ लिखते तो ऐसे लिखते 1VAS। S छोटू वाला मतलब सेकंड को बता रहा है, A हमको बताता है एम्पियर को, V वोल्टेज को। इस वाले से भी लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 वोल्ट एम्पियर सेकंड, वोल्ट एम्पियर सेकंड। अब इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या, जूल तो बोल ही चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारा किस चीज का यूनिट होता है, एनर्जी का ही यूनिट होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज एनर्जी, फलना चिल्ला ढकरम ढकती। तो एनर्जी बोले या वर्क बोले दोनों सेम कहानी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का या वर्क दोनों में से किसी का चलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताए भी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर।
ये भी पूछा जा चुका है आपके, जैसे ये पूछा जा चुका है कई और ऑब्जेक्टिव में, ये भी पूछा जा चुका है। किलोवाट आवर इज द यूनिट, किस चीज का यूनिट होता है? तो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। अब 1 किलोवाट आवर बराबर कितना? 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये कैसे आता है? ये भी ऑब्जेक्टिव जब हम करवाए हैं उस टाइम में आपको बताए हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल कैसे आता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये फिगर बताते हैं तो आपको किसी भी टर्म को आपको अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि V क्या है, I क्या है, T क्या है, R क्या है, ये सारा कुछ फिगर ही बता देगा खुद ब खुद। तो इसको क्लीन किया जाए, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, चलिए इसको काट देते हैं, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, साफ साफ, ठीक है, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से लिख लो कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का हेल्प करके आपको 2 सेल्स हैं, सेल्स के क्या होते हैं? ईएमएफ होते हैं, तो उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है। अच्छी बात है, कर लेते हैं। कब पूछा है? 2020 में 5 नंबर में पूछा है। तो हमने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम कंपल्सरी है, बनाइएगा। एक का बैटरी का कितना? E1, एक का E2। तो पहले इसको थोड़ा, ये जो हमने किया इस पूरे कांड को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंसीडर 2 सेल्स, 2 सेल्स लेते हैं जिसका ईएमएफ कितना है? E1 और E2 विच आर कंपेयर्ड, विच आर टू बी कंपेयर्ड, जिसको हमको कंपेयर करना है। द पॉजिटिव पोल ऑफ द बोथ द सेल, दोनों का पॉजिटिव पोल को क्या करना है? एक जगह जोड़ना है। ये इसका पॉजिटिव पोल, ये भी इसका पॉजिटिव पोल, दोनों को लाके किसके साथ जोड़ दिए? ए के साथ जोड़ दिए। तो टर्मिनल ए ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड द नेगेटिव पोल को किसके साथ जोड़ देना है? कनेक्टेड टू ए टर्मिनल ऑफ 2 वे की। ये हमारा क्या है? 2 वे की है, इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिए। अच्छी बात है। व्हाइल इट्स कॉमन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए जॉकी जे थ्रू गैल्वेनोमीटर जी। इसके कॉमन टर्मिनल जो ये हमारा है, इसको एक जॉकी से जोड़ते हैं, किसके थ्रू? एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू। सब कर लिए। अब क्या किए? लेट, मान लिए L1 और L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ विद द सेल E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। अब E1 और E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम जॉकी को इधर से उधर, यहां से लेके यहां तक जब मूव करेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। मतलब उसका सुइया जहां था, मतलब 0 पे है, 0 पे आ जाए। मतलब आगे पीछे करेंगे उसके तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन कुछ देगा। लेकिन जो ही उस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचा किसके लिए? हमारा E1 के लिए। तो ये क्या हो गया? इसमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 आ गया, तो उसको बोले L1। और जब हम इसके साथ जोड़े, डॉटेड वाले के साथ, E2 वाले के साथ, तो हमारे को कहां पे 0 मिला? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन L2 के ऊपर, तो हम उसको बोले L2। तो वही कहा रहा है कि L1 और L2 क्या है? हमारा बैलेंसिंग लेंथ है। किसके लिए? E1 और E2 के लिए। हम लोग जानते हैं कि EMF होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो यहां से लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमने किसको लगा लिया? x को लगा लिया। तो E1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? x L1 और E2 इक्वल्स टू x L2। अब दोनों का यदि डिवाइड करोगे E1 बाई E2 या E2 बाई E1, E2 बाई E1 करेंगे तो क्या लिखते? यदि E2 बाई E1 लिखते तो क्या लिखते? x L2 बाई x L1। x से x कट जाता, क्या बचता यहाँ से? L2 बाई L1, L2 बाई L1 हमारा बचता। अब ये हमको पता चल गया, तो इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते? यदि हमको E2 निकालना होता तो क्या लिखते? E1 L2 बाई L1। तो एक की हेल्प से हमने क्या किया, और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने E2 निकाले। तो कह सकते हैं इफ वन ऑफ द EMF इज नोन, मतलब E1 हमको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो E2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यही तो कंपैरिजन है। तो E2 बाई E1 कितना है? कंपैरिजन करके भैया L2 बाई L1। तो नल पॉइंट या कह सकते हैं बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है? जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। ठीक है, तो इस फिगर को बनाइएगा, थोड़ा सा डाटा लिखिए, थोड़ा सा समझा दीजिए, कहानी खत्म। चलिए
तीसरा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, जो भी कह रहा है कब कब पूछ दिया, 19 में पूछ दिया, 18 में पूछ दिया और 15 में पूछ दिया, 3-3 साल बार बार लगातार बनेगी अपनी सरकार। क्या कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बताइए, हमको ही पता भी है और आपको ही पता, किरचॉफ्स लॉ के किरचॉफ्स के 2 रूल थे, फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल, मतलब करंट रूल और वोल्टेज रूल। और कह रहा है अप्लाई दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको अप्लाई करके व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन, ये वाला सुने होगा PYQ = RYS, उसको आपको निकाल के दिखाना है। अच्छी बात है। दूसरे पे क्या कह रहा है, जो 5 में 2018 में पूछा है, डिराइव द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंसिंग यूजिंग किरचॉफ्स रूल। मतलब बैलेंसिंग कंडीशन, इसमें भी एक्सप्रेशन देना है। डिफाइन किरचॉफ्स लॉ of electrical circuit, derive an expression for balancing Wheatstone bridge using Kirchhoff's law। चलिए अच्छी बात है। तो सारे के अंदर क्या कहानी है, पहले वाले में कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, क्या चीज, चलिए पहले वाले में क्या डाल दिया हमको एक्स्ट्रा, कि भैया किरचॉफ्स के लॉ को एक्सप्लेन कीजिए और स्टेटमेंट बताइए, जो 2019 में, और बाकी सब में क्या बोला है कि डिराइव कीजिए हमारा। इसमें भी तो सेम ही चीज पूछा है, डिफाइन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट सेम है, बाकी उसका, इसका और ये तीनों का सेकंड पार्ट, मतलब इसका तो फर्स्ट पार्ट ही का हो, तीनों का दूसरा वाला पार्ट जो क्या है सेम है। तो क्या सकते हैं, तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं, इसको 2 पार्ट्स बना लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। सेम कहानी कब पूछा गया था, 2016 के 2 मार्क्स के अंदर। क्या कहा था, स्टेट किरचॉफ्स टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आप लोग 2 मार्क्स वाले देखे होंगे तो उसमें दिखा होगा, ये वाला क्वेश्चन बात किए हैं। और सेकंड पार्ट में क्या, हम लोग डिराइव करेंगे कंडीशन को। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, 19, 18, 15, 5 मार्क्स के आपके, मतलब 3 साल की। तो पहला लॉ क्या होता है किरचॉफ्स का, उसी को करंट लॉ कहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर करंट लॉ या जंक्शन रूल। इस रूल में क्या कहा जाता है कि किसी जंक्शन पॉइंट पे जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट जाएंगे, मतलब सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन पॉइंट इज 0। सिंपल सा तो कह सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। तो कह सकते हैं इस जंक्शन पॉइंट पे जो भी करंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेट करंट यहाँ पे 0 होगा। मतलब जो आ रहा है और जो जा रहा है सबको जोड़ देंगे तो हमको 0 मिलेगा। यदि अब इसमें भी क्या है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, इनकमिंग करंट को हमने क्या मान लिया, किसके, टुवार्ड द जंक्शन, इसको पॉजिटिव। तो आउटगोइंग करंट को क्या मानेंगे, जो जंक्शन से बाहर जा रहा है। जंक्शन से बाहर कौन जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है। तो आउटगोइंग करंट को क्या मान लेंगे, निगेटिव। और सब कुछ जोड़ देंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 0। मतलब आने वाले कौन हैं, देखिए ये हमारे बाबू साहब आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, मतलब I1 और I4 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो I1 और I4 पॉजिटिव, और जा कौन रहे हैं, I3, I2 और I5, I2, I3 और I5 जा रहे हैं। सबको हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0। तो पॉजिटिव वाले को एक तरफ, मतलब जो आ रहे हैं उतने ही बाहर जाएंगे, तो आने वाले और जाने वाले को लिख सकते हैं। और यही कहानी चार्ज के टर्म में भी लिखा जा सकता है कि नेट चार्ज एट द जंक्शन पॉइंट इज 0। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। याद रखोगे, बार बार पूछा जाता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है कि अपने आप जंक्शन पॉइंट पे कोई चार्ज पैदा नहीं हो सकता है, नहीं पैदा नहीं हो सकता है, नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है, नहीं पैदा नहीं खत्म हो सकता है, तो उसी को कंजर्वेशन कहते हैं। तो सिंपल सा है, तो साइन कन्वेंशन याद रखोगे। और दूसरी बात है, ये ओपन और क्लोज सर्किट दोनों के लिए हमारा क्या होता है, वैलिड होता है। तो हम उम्मीद करते हैं 2 नंबर में थोड़ा कम समझ में आया हो, तो यहाँ ज्यादा अच्छे समझे होंगे। तो इतना आप चिपकाइएगा। ये तो फर्स्ट सिर्फ क्या हुआ, पहला लॉ। अब आते हैं सेकेंड लॉ के अंदर। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप के लिए पोटेंशियल ड्रॉप, या चलिए पोटेंशियल ड्रॉप, और दूसरा क्या चीज, टोटल ईएमएफ का सम जो होता है वो हमारा 0 के बराबर होता है। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। तो क्या सकते हैं, सबसे पहली बात ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। और क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप किसके कारण आता है, रेजिस्टेंस के कारण आता है। एंड ईएमएफ अलोंग एनी
क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज क्या, जीरो। अब जैसे यही सर्किट आपको दिख रहा होगा तो इसमें हमारा क्या है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारे सेल्स है, बैटरी है, ये भी हमारे क्या है, सेल है। तो इसके अंदर आप लोग को ये बताया जा चुका, पिछले बार भी बताए थे 2 नंबर वाले में भी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ, कौन से लूप के लिए करते हैं, ABCA। ABCA में हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन इसका सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट यूज करोगे। ऐसे यहां तो लिखे ही है, यदि सेल के हम चलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। यदि हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हम चलेंगे, कौन चलेगा, हम चलेंगे, करंट किधर जा रही है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो हम ईएमएफ को निगेटिव मानेंगे, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो ईएमएफ को पॉजिटिव मानेंगे, प्लस ही लेंगे। और पॉजिटिव से निगेटिव मतलब यदि हम ऐसे चलते हैं यहाँ से निगेटिव से प्लस वाले की तरफ, ईएमएफ हमारा पॉजिटिव होगा, और उल्टा चलेंगे तो निगेटिव होगा। उस तरह रेसिस्टेंस के केस में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को मानेंगे निगेटिव। यदि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऐसे जाते तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, IR पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, आगे बात करेंगे। तो पहले लूप में ABCA इस वाले लूप की बात करें तो सबसे पहले हम A से B की तरफ जा रहे हैं। ABCA में A से B की तरफ जाएंगे तो हमको कौन मिला, ये बहादुर मिला। इसमें हम कैसे जा रहे हैं, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ नहीं आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, सेल के अंदर हम जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाते तो प्लस लेते, लेकिन बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, इसलिए यहाँ हमने क्या रखा, -E1। आप पहुंचे किसके पास, इस बहादुर के पास पहुंचे। इस बहादुर में करंट कैसे चल रहा है, करंट हमारा ऐसे चल रहा है, कुछ तो मानोगे करंट का डायरेक्शन, पिछले बार ही बात किए थे। तो इसमें करंट इस तरफ चल रहा है और हम कैसे जा रहे हैं, हमारे जाने का तरीका क्या है, हमारे जाने का तरीका ये है, और करंट के चलने का तरीका क्या है, इस तरफ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब हम जा रहे हैं और करंट उसी डायरेक्शन में जाता तो निगेटिव होता, लेकिन करंट के उल्टे दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो हम इसने क्या लिया, पॉजिटिव I1 R1, क्योंकि इससे करंट I1 आ रहा है। फिर C पे आए, C से हम कहाँ को आना है, A को। इससे करंट यहाँ से गया था I2, इधर से आया I1, तो इसमें कितना हो जाएगा, I1 + I2। तो यहाँ से हमको जाना कहाँ है, C से A को जाना है, करंट जा रहा है इस तरफ और हम कैसे जा रहे हैं, उल्टा, तो मतलब वापस ये पॉजिटिव। सेम कहानी इसके साथ ACDA के अंदर, ACDA, A से C जाएंगे, ये रेसिस्टेंस मिलेगा, हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, हम भी जा रहे हैं कैसे, ऐसे, करंट भी सेम ऐसे ही जा रहा है, तो ये निगेटिव होगा हमारा, इसको निगेटिव लिखेंगे। और C से D की तरफ, C से D की तरफ, तो C से D की तरफ पहले हमको रेसिस्टेंस मिला, रेसिस्टेंस पे हम भी जा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है तो मतलब ऐसे जा रहे हैं। तो हमारे चलने का भी डायरेक्शन और करंट का भी डायरेक्शन सेम, तो वापस से ये निगेटिव, ये हमारा वापस से निगेटिव। अब ये पहुंचे सेल के अंदर, तो इसमें छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। तो ये 2 इक्वेशन आप चिपका देते हैं, ये 2 इक्वेशन एक सर्किट बना के और क्लियरली लिख देते हैं छोटा सा, तो आपको सेकंड लॉ क्लियर होता है। और 5 नंबर पूछा तो आपको साइन कन्वेंशन भी लिखना पड़ेगा। पहले आप इसको देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि मतलब हर एक, देखिए ये सब ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा तब होता है जब आप क्या बनाइएगा, न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। तो न्यूमेरिकल्स आपके बुक में है तो आप देख सकते हैं, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। वैसे न्यूमेरिकल पूछे नहीं गए हैं अभी 2009 से लेके अभी तक में, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसके साइन कन्वेंशन को समझ लीजिए, पढ़ाया गया तो होगा ही आपको। साइन कन्वेंशन में क्या है, पहला कह रहा है कि यदि हमारे चलने का डायरेक्शन छोटे वाले से ये छोटा वाला माइनस, ये बड़ा वाला प्लस, नहीं अच्छा दिख रहा है, माइनस ये बड़ा वाला प्लस, नहीं अच्छा दिख रहा है, ऑलरेडी अच्छा है, ये छोटा वाला माइनस, ये हमारा चलने बड़ा वाला प्लस। यदि हमारे चलने का डायरेक्शन क्या है, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम चलेंगे यदि,
तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, प्लस ही होगा। तो कह सकते हैं तो EMF इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी ट्रेवल्स फ्रॉम कहां से, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर चलना है, सेल के बाहर की बात नहीं हो रही है। दूसरा उल्टा चलेंगे, मतलब पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले की तरफ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हुए, तो हमारा क्या होगा, EMF निगेटिव। सेम कहानी, तो EMF इज टेकन निगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तीसरे की बात करें तो इसमें क्या है, यदि करंट का डायरेक्शन ये है और हमारे चलने का भी डायरेक्शन सेम रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव। और यदि हमारे चलने का डायरेक्शन, ये हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट के चलने का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो हमारा क्या होगा कहानी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लिखा हुआ, पॉजिटिव IR। तो यही कहानी है, द पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द करंट पाथ एंड द राइज अलोंग द किसके, करंट अपोजिट टू द करंट पाथ। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, फॉल करेगा, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन चलेगा तो पोटेंशियल राइज करेगा। कैसे, पोटेंशियल फॉल इज टेकन एज नेगेटिव और पोटेंशियल राइज टेकन एज पॉजिटिव। इतना लिखते हैं, मोर देन इनफ है। अब इससे ज्यादा किरचॉफ लॉ में क्या लिखिएगा, साइन कन्वेंशन लिख ही डाले, इक्वेशन आप लिख ही डाले, उसका जो थ्योरी है सेकेंड लॉ वो लिख ही डाले। आप क्या लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राइव द कंडीशन किसके लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए का बैलेंस्ड कंडीशन के लिए किसको यूज करना है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो हम सबसे पहले क्या किए, एक सर्किट बनाते हैं, किसके हिसाब से, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से एक सर्किट बनाते हैं जिसमें रेसिस्टेंस क्या, PQRS 4 रेसिस्टेंस रखते हैं। इसमें और क्या क्या कनेक्ट करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे, जंक्शन B और D के ऊपर, मतलब इस B वाले से और D वाले के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, और EMF ऑफ दिस सेल इन दिस सर्किट इज E। एक सेल लगाए, इसका EMF हमने क्या ले लिया, E ले लिया। अब सेल है तो करंट देगा ऐसा, तो करंट निकला, I करंट निकला, I यहाँ से आया, इस पॉइंट पे आएगा तो I का क्या होगा, डिवीजन होगा, मतलब इस साइड हमारा I1 गया और इस साइड हमारा I2 गया। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से लिखते तो क्या लिखते, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ से जब ये I1 आगे बढ़ा तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट मिला, यहाँ से फिर से I का बंटवारा होगा, तो गैल्वेनोमीटर की तरफ हमारा IG चला गया और इस तरफ हमारा क्या आ गया, I3। तो यहाँ से हम लिखते तो क्या लिख सकते थे, I1 बराबर I3 प्लस IG अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। फिर यहाँ बाबू साहब आए, I2 वाला बाबू साहब कहाँ आए, D पे पहुंचे, और इस साइड से कौन आ रहा है, IG आ रहा है, तो इस तरफ कौन जाएगा, दोनों मिलके बन जाएगा, तो यहाँ से I4 गया, और इस I4 को हम क्या लिखते हैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से, I2 प्लस IG। ये अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। अब वापस से ये कहाँ पहुंचा, I4 और I3 पहुंचा कहाँ, इस वाले सी वाले जंक्शन पे, और इस साइड क्या जाएगा हमारा, इस साइड जाएगा दोनों का सम, दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से I3 और यहाँ से I4, तो यहाँ से I3 और I4 मिलकर वापस से हमारा क्या बना देगा, यहाँ पे हमारा करंट I बना देगा। I1 टूटा तो यहाँ से लिख सकते थे ना, I3 बराबर I1 माइनस IG, जो ही दोनों को जोड़ोगे तो IG से IG साफ, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर है। ये पहले बात करंट का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो हमने पहले में I1, इसमें I2, इसमें I3 माना, इसमें I4 माना। तो द EMF ऑफ द सेल, ठीक है, लेट करंट I1, I2, I3 और IG किसके में, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारा करंट गया है। ये कहानी हो गई किसकी, जो फिगर है, जो हमारा फिगर है उसके अंदर की पूरी कहानी होगी। अब इसके आगे चलते हैं, पहले इसको साफ कर लिया जाए। ठीक है, अब किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट रूल को यूज करते हैं कहाँ पे, पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी के ऊपर हमको क्या यहाँ दिख रहा है, अभी जस्ट बात किए, यहाँ से हमारा क्या आया, I1 आया, इस साइड क्या गया हमारा I3 गया, और इस साइड हमारा क्या आया, IG आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, जितना आता है उतना ही जाना है। तो आ कौन कौन रहा है, I1 आ रहा है, और जा कौन रहा है, IG और I3। तो यहाँ से लिखना चाहे तो अभी जस्ट लिखे थे I1 इज इक्वल्स टू IG प्लस I3, इतना लिख सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया I1 बराबर IG प्लस I3,
ये इक्वेशन नंबर 1, या दोनों का सम लिखते, जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो जाते हैं वो निगेटिव। उसका दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट डी के ऊपर। पॉइंट डी कहाँ है? यहाँ है। आ रहा है और जा रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो आ कौन रहा है? इस साइड से IG आ रहा है, तो IG आ रहा है, तो लिख सकते हैं I2 प्लस IG बराबर I4। तो I2 प्लस IG बराबर I4, या ऐसे भी लिख सकते थे I2 प्लस IG, जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो जा रहे हैं I4 जा रहा है जंक्शन पॉइंट से, तो निगेटिव। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। अब किरचॉफ्स रूल लगाते हैं किसके ऊपर? किरचॉफ्स रूल लगाते हैं ABDA के ऊपर। ABDA। तो चलो हम कैसे घूमना शुरू करते हैं? क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं। अभी जस्ट आप साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, यदि हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट के चलने का डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मतलब इस रेसिस्टेंस के कारण पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो माइनस में आएगा, और माइनस I1 इंटू पी, इसको लिख सकते हैं माइनस I1 इंटू पी। फिर आगे चले कहाँ? A से B से, B से अब D की तरफ। तो इसके बीच में क्या मिल रहा है हमको? गैल्वेनोमीटर। इसका रेसिस्टेंस G है और करंट क्या है? IG है। और हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है? दोनों सेम है। तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप, और कितना होगा? IG इंटू जी, तो माइनस IG इंटू जी। अब वापस किस में आ गए हम लोग? चलने का डायरेक्शन हमारा ये इस तरफ, और करंट कैसे जा रहा है? इस तरफ। दोनों का अपोजिट, मतलब पोटेंशियल राइज। तो इस रेसिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं कितना? करंट कितना है? I2, और रेसिस्टेंस क्या है? I है। तो लिख सकते हैं I2 इंटू R, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल राइज हुआ है, अपोजिट दोनों एक दूसरे के। तो I2। अब इसी को थोड़ा दाएं बाएं करके ये लिखा जा सकता है, निगेटिव वाले को दाहिने तरफ, पॉजिटिव वाले को बाएं तरफ, मतलब दोनों को पॉजिटिव कर लिए। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब चलते हैं BCDB में। कौन से में? कौन से में चलेंगे? BCDB, इस वाले के अंदर। ये ऐसे, यदि एक में हम चले हैं क्लॉकवाइज, तो दूसरे में भी कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। तो B से C जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिला? ये रेसिस्टेंस मिला, ये करंट मिला है, और हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो निगेटिव होगा। तो माइनस लगाएंगे, किधर है? माइनस I3 इंटू Q। फिर C से कहाँ? D की तरफ। हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन इस तरफ, और हमारे चलने का डायरेक्शन उसके उल्टा, तो मतलब पोटेंशियल राइज होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव I4S, ये है ना हमारा। अब D पे पहुंचे, D से हमको B जाना है, D से B में करंट का डायरेक्शन ये, हमारे चलने का डायरेक्शन से जस्ट उल्टा। तो यहाँ के लिए क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप या राइज? पोटेंशियल राइज, पॉजिटिव IG इंटू जी, पॉजिटिव IG इंटू जी। अब इसको दाएं बाएं करके लिख सकते हैं, ये हमारा निगेटिव है, दाएं लेगा, ये सबको पॉजिटिव ही था, तो लिख सकते हैं I3Q बराबर इतना। तो ये इक्वेशन 1 2 3 4, यहां तक आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 इक्वेशन है। अब आगे चलते हैं, अब आगे व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहा जाता है कि वो हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है? जब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 हो। इसका मतलब है कि उससे कोई करंट पास नहीं करता। इसका मतलब है कि वहां पे IG की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसी को लिखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड कंडीशन व्हेन, कब? द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, इट मींस IG इक्वल्स टू 0। अब क्या किया? इक्वेशन 1 2 3 4 जो पीछे निकाला, सब में IG की वैल्यू 0 डाल दिए। जैसे ये निकाले थे ना इक्वेशन में, IG की वैल्यू 0 डालेंगे, क्या होगा? I1 इज इक्वल्स टू I3। यहाँ है I1 इज इक्वल्स टू I3, इसको इक्वेशन 4 माने। अब इक्वेशन इसमें आते हैं, इसमें IG बराबर 0 डालोगे, क्या होगा? I2 इक्वल्स टू I4, तो I2 इक्वल्स टू I4। अब इसमें यदि हम डालते हैं IG बराबर 0, मतलब ये पूरा टर्म 0, तो लिख सकते हैं I1P इज इक्वल्स टू I2R, तो I1P इक्वल्स टू I2R। उसी तरीके से हम लास्ट वाले में, इसमें IG बराबर 0 डालते, ये पूरा 0, तो लिख सकते हैं I3Q इक्वल्स टू I4S, I3Q इक्वल्स टू I4S। इसको इक्वेशन कितना मान लिए? 5 6 7 8। चलिए अब क्या किए? 6 7 के साथ 8 को डिवाइड किया, मतलब 7 में 8 से डिवाइड किए, मतलब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो इस साइड क्या होगा? I1P डिवाइडेड बाय I3Q, I1P I3Q, और राइट हैंड साइड I2R और I4S, I2R I4S। अब यहां से क्या देखा जा सकता है? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से, 5 एंड 6 से हम देख रहे हैं I1 और I3 बराबर है, I1 और I3 बराबर है, I1 और I3 बराबर है, तो ये दोनों कट गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहे हैं? I2 और I4 भी बराबर है, I2 और I4 भी बराबर, मतलब ये दोनों भी कट गया।
तो हमको क्या मिला, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। यही तो है हमारा कंडीशन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन दी कहाँ पे, लेबोरेटरी फॉर वर्किंग ऑफ अननोन वर्कआउट अननोन रेसिस्टेंस। अब इसके हेल्प से तीन, यदि हमको रेसिस्टेंस पता है तो एक को हम निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का, समझ रहे हैं। चलिए आगे कह रहा है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये वाला कहानी देख चुके। अब होता क्या, कब पूछा है, 2017 में 5 नंबर पूछा है। तो क्या ये सिंपल सा 4 रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है। तो कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस विच कैन बी यूज टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट। मतलब टोटल 4 है, इसमें से 3 की मदद से किसी एक को निकालने का काम करते हैं। कह सकते हैं बैलेंस्ड कंडीशन कब होगा, तो द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन डिफ्लेक्शन किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। अभी बहुत अच्छे से पढ़े, IG बराबर 0 होगा, दैट इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू कहाँ से, गैल्वेनोमीटर। और इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल होगा V का, वही पोटेंशियल किसका होगा, D का। तो VB इज इक्वल्स टू VD। और बैलेंस कंडीशन के लिए जस्ट निकालें P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। अब बैलेंस कंडीशन केस भी यदि इस टाइप का हमारा कोई रेसिस्टेंस रहता है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया कई बार, तो इस टाइप का रहता है। यदि हमारे पास R1 बाई R3 इज इक्वल्स टू R2 बाई R4 आ जाता है, तो इसका मतलब है ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस है इसके रहने नहीं रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे होकर करंट पास नहीं करेगा। तो उस केस में हम इसको जब बनाते हैं उस टाइम में इस वाले को हटा के कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इसको बनाना आसान है। ये दोनों हमारे किस में है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, दोनों का निकाल दिए, फिर दोनों का पैरेलल कर लिए। अब इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, एक ही बात है दोनों। R3 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, R3 R2 को इंटरचेंज कर दिया, सेम कहानी। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कह रहा है एक्सप्लेन इट्स यूज इन डिटेल। अब इसके यूज को भी बताना है, तो फिगर बनाना कंपलसरी। फिगर आप बनाओगे, ये हमारा K1 का मतलब होता है ये की है, ठीक है। जब चालू करना हो करंट चालू करे, नहीं चालू करना हो नहीं करे, अपनी इच्छा। और ये K2 भी हमारे क्या है, की को बता रहा है। अब बनाते हैं तो भला, नहीं बनाते हैं तो भी भला। अब इसके यूज की बात करें तो पहला यूज क्या होता है, यूटिलाइज व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूटिलाइज फॉर मेजरिंग किसको, वेरी लो रेसिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। जब रेसिस्टेंस की वैल्यू काफी कम होती है तो उसको मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ए व्हीटस्टोन ब्रिज बिसाइड्स एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज टू मेजर द फिजिकल पैरामीटर। जैसे हमको टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, स्ट्रेन के लिए, लाइट वगैरह की इंटेंसिटी देखने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तीसरा, वी कैन ऑल्सो मेजर द क्वांटिटीज, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और क्या जी, इम्पीडेंस यूजिंग एट से वेरिएशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मतलब कैपेसिटेंस, इंडक्शन वगैरह कोई मेजरमेंट के लिए, या हमारा क्या है टेम्परेचर, स्ट्रेन, लाइट इंटेंसिटी वगैरह इसको मेजर करने के लिए। और तीसरा क्या है, वेरी लो रेसिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये 3 आपके हैं। तो इतना लिख देंगे तो आपको मिलने चाहिए अच्छे मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, व्हाट इज मीटर ब्रिज, डिटरमाइन द अननोन रेसिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, पार्ट 1 में हम लेके चलते हैं। और दूसरा क्या है, इससे कैसे मीटर ब्रिज से किसी अननोन रेसिस्टेंस को निकाला जाता है। कब पूछा, 2016 में। तो पहली बात है मीटर ब्रिज क्या होता है, सिंपल सा, ये हमारा व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। और इसका काम क्या होता है, किसी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करना। जैसे ये हमारा क्या है, मीटर ब्रिज है, यहाँ पे हमको एक रेसिस्टेंस क्या है, नोन है, यहाँ पे क्या है, एक्स जो लिखा हुआ है अननोन है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम इस मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। इसमें भी हमारा क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, एक ये हमारा जॉकी लगा हुआ है। ये मीटर ब्रिज नाम क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है। तो जॉकी को इधर से उधर टहलाओगे, जिस जगह पे जाएगा, मतलब जिस ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे आर बाई ये लेंथ, एक्स बाई ये लेंथ डिवाइड कर दोगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि आप स्केल पे मेजर कर सकते हैं ना, ए से बी की दूरी कितनी है, बी से सी के बीच की दूरी कितनी बच गई। तो कह सकते हैं मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए वायर हुज लेंथ कितना होता है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। दैट इज वाई इज नोन एज मीटर ब्रिज। ठीक है,
एकदम आसान सा चीज है, ए से बी तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, इसलिए हमको मीटर ब्रिज नाम रखते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। When there is no deflection किसमें, गैल्वेनोमीटर, देन ब्रिज को क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो फिर क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। तो उस केस में हम ये वाला पढ़े हैं, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो मीटर ब्रिज में भी सेम कहाँ लगाते हैं, आर, और ये हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एल है, तो डिवाइडेड बाई आर बाई, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, आर बाई एल इज इक्वल्स टू एक्स बाई 100 माइनस एल, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा दायां बायां करोगे तो क्या लिख सकते हो, आर इसको इधर ले आए, इसको ऊपर लेके जाए, तो ये हमारा एक्स आ जाएगा, तो आर बाई एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई 100 माइनस एल, वही तो लिखा हुआ एल बाई 100 माइनस एल, आर बाई एक्स। तो यहाँ से हमको जो भी निकालना है, एक्स जैसे निकालते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, यदि x बराबर लिखना होता तो क्या लिखते हैं, x बराबर लिखते r इंटू एल बाई 100 माइनस एल, कितना, x बराबर r इंटू, अरे उल्टा हो गया, यहाँ लिखते x बराबर r 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, x बराबर r इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, और ये 100 क्या है, सेंटीमीटर में है, तो L की भी वैल्यू किस में डालेंगे, सेंटीमीटर में डालेंगे, तब जाके हमको अननोन रेजिस्टेंस निकलेगा। छोटा सा है, आराम से इसको समझा जा सकता है। तो यदि हम फिर से लिख देते हैं, x बराबर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर, ठीक है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है हमारा, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के हेल्प से हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारा मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज में हमारे पास क्या है, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमको निकालना है इसकी हेल्प से। मतलब ये हमको आर पता है, यहाँ से लेके सी तक के, ए से सी तक के डिस्टेंस कितना, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये भी पता होता है हमको। ये गैल्वेनोमीटर है, ओके। अब ये हमारा जॉकी लगा हुआ है इसके साथ। अब क्या किए, जॉकी को थोड़ा दायां बायां खिसकाए, जिससे हमको जी में करंट की वैल्यू 0 मिल गई, मतलब वो नल पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, बी, ठीक है। तो इस भावनाओं को लिख लेते हैं, लेट एल एंड 100 माइनस एल, एल और 100 माइनस एल बी द डिस्टेंस ऑफ ए नल पॉइंट बी। ये नल पॉइंट बी जो हमारा है वहां पर का डिस्टेंस है, बैलेंसिंग लेंथ, मेजर्ड इन सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ से, इंड ए से। इंड ए से बी तक का डिस्टेंस क्या ले मान लिए, एल, और सी तक का डिस्टेंस 100 माइनस एल, ये लिख दिए। ऑफ द वायर ए सी रिस्पेक्टिवली एंड सिग्मा बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब इस जो वायर लगा हुआ है इसका भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हमने मान लिया, अच्छी बात है। हेयर आर एंड एक्स रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए डी, ये ए हमारा, ये हमारा डी, मतलब इसके बीच में जो लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस आर, और डी और सी के बीच में जो लगा हुआ है उसका क्या एक्स नाम रख लिए, मतलब सी और डी के बीच में। किसमें, हमारा व्हीटस्टोन नेटवर्क के अंदर बैलेंसिंग कंडीशन के बारे में पढ़े हैं कि इस दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो, या ऐसे लिखते हैं इसका बाई इसका, इसका बाई इसका लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं एक्स बाई आर बराबर क्या, इस वाले वायर का रेसिस्टेंस, मतलब सी से बी तक का रेसिस्टेंस, बाई बी से ए तक का रेसिस्टेंस। तो कह सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ वायर सी बी बटे रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। अब रेसिस्टेंस क्या होगा, लेंथ तुमको पता है, और पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना, ये हमको देख के रखा है, हम डाटा में लिखे हैं। तो हमारा सी बी का डिस्टेंस कितना है, सी से बी तक का 100 माइनस एल, तो यहाँ लिख लिया 100 माइनस एल इंटू सिग्मा। अब हमारा लेंथ एल के लिए भी हम सिंपल से सेम कहानी, ये से ये साफ हो गया, तो हमारा क्या बचेगा 100 माइनस एल बाई एल, और हम आर को दाहिना लेके जाएंगे तो एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, इतना। यदि लिखना चाहते थोड़ा सा, चलिए साफ सुथरा करते हैं, यदि हम लिखना चाहते हैं इसको क्या लिखते हैं, ये दोनों साफ, यहाँ से क्या बचता है 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। अब हमको x चाहिए तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, r इस साइड चला जाएगा तो r इंटू 100 माइनस एल बाई एल। और यही चीज अभी हम जस्ट पीछे भी किए थे, यदि हमको यहाँ पे x निकालना होता तो x बराबर क्या लिखते, r इंटू 100 माइनस एल बाई एल। जो कहानी यहाँ सेम कहानी
यहाँ दिख रहा है 100 माइनस एल बाई एल, 100 माइनस एल बाई एल। तो ये आसान था, आराम से आप समझ सकते हैं हर एक चीज को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 2014 के 3 मार्क्स के अंदर। अब हमको पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट x1 x2, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या है x1 और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा x2, इस दोनों पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि यार दो सेल लगा हुआ तो करंट चलेगा, करंट कितना चलेगा वो निकालना है। तो किधर चलेगा ये भी सबसे ज्यादा। अब ये बैटरी 4 वोल्ट का, ये बैटरी 2 वोल्ट का, तो कौन किसको रोकेगा, इसके पावर के सामने ये कुछ नहीं है, मतलब ये इधर से चार्ज भेजेगा, ये क्या करेगा उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इधर से देना चाहेगा और ये ऑलरेडी इधर से 4 से दे रहा है, तो ये 2 वाला वो क्या करेगा, कुछ नहीं सुनेगा। तो मतलब यहां से करंट चलेगा ऐसा, और इसमें भी कैसे चलेगा I, और ये भी हमारा I। तो I की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू I इंटू आर, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं V बाई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है V बराबर ये 4 और 2 उसके अपोजिट में खड़ा है, मतलब अब टोटल कितना हो गया 4 माइनस 2, और रेसिस्टेंस कितने 1 2 3 रेसिस्टेंस है, मतलब तीनों कैसे जुड़े हैं सीरीज में, तो मतलब 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, ये हो गया हमारा 2/8, मतलब कह सकते हैं 1/4। ये हमारा क्या निकल गया, करंट निकल गया। अब चलते हैं कहाँ से, हमको x1 निकालने के लिए, तो इस वाले को मान लिया क्या 0 या O, तो वहां से चलेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना 0, वहां से चले हम। सबसे पहले क्या मिला हमको 2 वोल्ट का बैटरी मिला। चल कैसे रहे हम, ऐसे चल रहे हैं ना ऐसे, तो हमको कैसे चले प्लस वाले से माइनस वाले की तरह, तो पॉजिटिव से निगेटिव तक जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप करेगा, तो लिख सकते हैं -2 वोल्ट। अब कहाँ पहुंच गए 2 ओम वाले रेसिस्टेंस पे, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट भी चल रहा है ऐसे, तो पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप होगा कि राइज करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आई। अब इसको टपेंगे कहाँ पहुंचेंगे x1, मतलब अब इसके पास पोटेंशियल कितना x1 का। अब इसको सॉल्व किया जाए, मतलब -2 इंटू 1/4, मतलब ये हो गया कितना 2, तो इसको लिख सकते हैं -2 और ये हो गया -0.5 x1, तो यहां से हमको x1 बराबर आ गया -2.5 क्या वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल है वोल्ट। तो हमारा x1 निकल गया। अब हमको चाहिए क्या x2, तो वापस से चलते हैं किससे, वो से ही चलते हैं, ऐसे चल सकते हैं ना, तो वो से कहां तक चलेंगे, हमको चलना है x2 तक, मतलब फ्रॉम अर्थ टू x2, अर्थ के लिए 0। अब हम चल रहे हैं ऐसे, करंट कैसे चल रहा है ऐसे, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा +2 I, कहां पहुंच गए सीधे बराबर x2 के ऊपर पहुंच गए, यहां से टपेंगे सीधे x2 पे पहुंचेंगे, तो यहां से x2 बराबर लिख सकते हैं 2I, मतलब 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये हो गया हमारा कितना 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट x2 आ गया हमारा, -2.5 वोल्ट हमारा क्या आ गया ही x1। तो आसान सा क्वेश्चन था, और आपके जो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन बैंक के अंदर मतलब पता नहीं क्या दिए हुए है, कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा ही नहीं है, कुछ की बुक के अंदर डाटा ही कुछ और है। तो क्वेश्चंस उम्मीद करते समझ में आ गया, यदि डाटा कुछ और भी दे के रखेगा तो भी आप सेम चीज लगाओगे, अपना बना लोगे। तो ये आपके क्वेश्चंस खत्म हुए, टोटल 6 क्वेश्चंस थे आपके 5 मार्क्स के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अपना लाइक्स कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।